अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अदर एपिसोड ऑफ क्रिक टॉक बाय शवाल। और कल जी पाकिस्तान का आखिरी मुकाबला है। मतलब जीतने के चांस, मतलब सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए ऑप्शन के हिसाब से पाकिस्तान का एक आखिरी चांस है। पाकिस्तान की अभी भी पाकिस्तान के पास बहुत कम चांसेस हैं। मतलब 99% पाकिस्तान आलमोस्ट सेमीफाइनल के दौर से बाहर हो गया है, लेकिन 1% चांस है अगेंस्ट द ऑड्स। और बीइंग अ पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन, मैं शुरू से तो नहीं पाई, पिछला वर्ल्ड कप हम बहुत कन्विंसिंगली सेमीफाइनल में पहुंच गए थे और एक अच्छा हमने मुजाहरा किया था, टीमों को हराया था और आसानी से हम पहुंच गए थे। न्यूजीलैंड हमारे साथ था, इंडिया था हमारे साथ और हम आसानी से पहुंच गए थे। लेकिन इस वर्ल्ड कप में हम अगर मगर की सिचुएशन में पड़ गए हैं कि अगर बारिश हो जाए, अगर वो मैच हार जाएँ, अगर हम जीत जाएँ, अगर रन रेट अच्छा हो, अगर ये हो जाए, अगर वो हो जाए, तो इस अगर की सिचुएशन पे ये शुरू से ही पता था। फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्ल्ड कप, उससे पहले हमने इंग्लैंड की सीरीज़ खेली, ट्राई सीरीज़ में हम खेला। उसके पहले हम एशिया कप से कह लो कि बाहर हो गए थे फाइनल में। और एशिया कप में जिस तरह हम पहुँचे हैं, मतलब अफ़गानिस्तान के खिलाफ हम मैच हार गए थे, वहाँ पे नसीम शाकर 2 छक्के ना मारते और सिर्फ इंडिया को हमने वहाँ पे कन्विंसिंगली हराया था। उसके बाद बांग्लादेश ऑलरेडी आउट ऑफ फॉर्म जा रहा था, तो बांग्लादेश को हम हरा ही देना था। उसके अलावा जो हमारी एसोसिएट टीम थी उनको भी हमने कह लो कन्विंसिंगली हरा दिया। ओमान थी गैस। तो वो पाकिस्तान के जो थे मसले T20 में, वो उसी वक्त वाज़े होने शुरू हो गए थे। एशिया कप में मिडल ऑर्डर का मसला था और यही मिडल ऑर्डर हमारा जो पिछले T20 वर्ल्ड कप में, उसमें भी हमारा कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं, क्योंकि पिछले T20 वर्ल्ड कप में हमारे पास शुएब मलिक और हफीज़ मिडल ऑर्डर में मौजूद थे और वहाँ पे उन्होंने काफ़ी हमें एंकर किया और हमारे फ़ायदा, मतलब मलिक ने उस तरह से परफॉर्म, लेकिन हमें वहाँ पे हम उन पर डिपेंड कर सकते थे। मतलब जहाँ पे मैच फंसा हम था कि वहाँ पे निकाल लेंगे। लेकिन उसके बाद से मलिक और हफीज़ के ड्रॉप करने के बाद से हमारा मिडल ऑर्डर काफ़ी ख़तरे में रहा। तो काफ़ी तनकीद हुई सोशल मीडिया पे भी और इर्द गिर्द सारे कहे जी मिडल ऑर्डर में बैट्समैन नहीं है, आप बस प्रॉपर मिडल ऑर्डर में आप सेलेक्ट नहीं करें, मिडल ऑर्डर जो है आपका बहुत कमज़ोर है और मिडल ऑर्डर में जिन खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं मुसलसल, वो मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं, जिसमें आसिफ अली का नाम ज़्यादा आया, हैदर अली का नाम आया। फ़खर ज़मान भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे वहाँ पे, तो फ़खर ज़मान को भी काफ़ी बातें सुनाई गई सोशल मीडिया पर और मतलब सारे जो एनालिस्ट थे, क्रिकेट एनालिस्ट, तो फ़खर ज़मान भी आउट ऑफ टच जा रहे थे। हैदर अली को मौका मुसलसल दिया गया, इफ्तिखार को मुसलसल मौके दिए गए और उसके बाद हमारे पास शादाब और नवाज़, हमारे पास 5वें 6वें नंबर 6वें 7वें नंबर के जो बैट्समैन थे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। ऊपर से हमारे ओपनर अच्छा चल रहे थे, लेकिन दरमियान में जो 4 हमारे बैट्समैन की स्लॉट्स है वो बिल्कुल अच्छी तरह से अपनी पोजीशन नहीं समझा रहे थे। अगर किसी मैच में बाबर रिजवान चल जाते थे तो वो मैच हम जीत जाते थे ऑन द बेसिस ऑफ आवर बैटिंग, और बॉलिंग हमारी वैसी अच्छी जा रही थी। और शाहीन की गैर मौजूदगी में जिस तरह बाकी बॉलर्स ने उनकी जगह फिल की, तो बहुत अच्छी बॉलिंग का हमें मसला नहीं रहा पिछले वर्ल्ड कप से लेके दरमियान में जितने भी हमने मैचेस खेले। लेकिन मिडल ऑर्डर का इशू वहाँ पे था और मिडल ऑर्डर के इशू को सॉल्व करने के लिए काफ़ी कहा गया कि जी मिडल ऑर्डर में कोई बैट्समैन प्रॉपर ले लिया जाए, शुएब मलिक को वापस ले आए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शुएब मलिक के वापस आने से कोई फ़र्क पड़ने वाला था, क्योंकि शुएब मलिक का ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। और बैट्समैन की अगर बात करें तो वो अब इतना टाइम ही नहीं था कि हमको ग्रूम करते। टाइम तो खैर अगर मौका दिया जाता तो शायद ग्रूम हो जाता, कोई प्लेयर इस लेवल तक उस पर इन्वेस्ट किया जाता तो हो जाता पिछले वर्ल्ड कप से लेकर दौरान में। लेकिन हमने कोशिश की कि वही जो हमारा पिछले वर्ल्ड कप, क्योंकि बैक टू बैक वर्ल्ड कप हुए, पिछले साल भी था, इस साल भी इतना गैप आया ही नहीं, तो हमने कहा जी वही टीम को खिलाते हैं। लेकिन उस टीम में से शुएब मलिक और हफीज़ निकल गए। पीछे जो इफ्तिखार थे वो भी कुछ मैचेस में अच्छा खेल रहे थे और कुछ मैचेस में बिल्कुल ही अच्छा नहीं खेल रहे थे, लेकिन बॉलिंग की वजह से वो अपना कह लो कि अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने में कामयाब हो गए और वो मिडल ऑर्डर का एक इफ्तिखार वाला मसला हल हो गया था कि इफ्तिखार हमारे मिडल ऑर्डर में अच्छे मौजूद हैं। और इंडिया वाले मैच में जिस तरह के उन्होंने 50 स्कोर की थी और जिस तरह के उन्होंने मतलब इनिंग्स को लेकर चले थे, तो वो उससे होप नज़र आई कि इफ्तिखार वाला जो डिसीजन था सिलेक्शन का वो इतना मसला नहीं था। तो जब क्रिकेट वर्ल्ड कप का T20 वर्ल्ड स्क्वाड मुंतखब हुआ, उस वक्त भी जी एक्सपेक्टेशन थी कि जी एशिया कप पाकिस्तान कप में जो मैचेस हुए हैं उसमें कोई मिडल ऑर्डर में आप कोई अच्छा खिलाड़ी सेलेक्ट कर लेंगे और मौका दिया जाएगा। ओपनिंग पेयर की अगर बात करूँ तो ओपनिंग पेयर में हमारा इशू है ही। बाबर रिजवान के होते हुए ओपनिंग पेयर बहुत ज़्यादा हमारा कह लो कि इतना कंजस्टेड हो गया और वो कह लो कि मिडल ऑर्डर हमारा कमज़ोर हो गया उनकी वजह से। और जब आपके पास बाबर 1 डाउन आते थे तो बाबर की जो स्ट्राइक रेट एवरेज थी वो 50+ थी, लेकिन जब से बाबर ओपनिंग में आया तो उनकी एवरेज बहुत कम हो गई है। नो डाउट दोनों अच्छे ओपनर्स हैं, वर्ल्ड क्लास ओपनर्स हैं, लेकिन जिन मैचेस में वो खेले हैं उन मैचेस में स्टार्ट में 4-5 ओवर बहुत स्लो खेले हैं, आगे जाके वो तेज़ होते हैं। और पावर प्ले में आप पहले 6 ओवरों में अगर 60-70 स्कोर नहीं करते तो अगली जो टीम की बॉलिंग है वो अंडर प्रेशर नहीं आती, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए आगे जाके 180-190 का टारगेट देना। तो बाबर रिजवान की ओपनिंग पे बड़ी बहस हुई, फिर बीच में बाबर रिजवान ने 1-2 अच्छे मैचेस हमें जितवाए भी, जैसे कि इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 200 स्कोर अकेले नहीं बना दिया, तो वो डिबेट होती थी। लेकिन बाबर रिजवान
कहीं ना कहीं एक अच्छा मैच खेल के उस डिबेट को बिल्कुल साइडलाइन कर देते थे, लेकिन ये मसला था, ठीक है। मतलब जब आप जीत जाते हैं तो वो मसला ओवरकम हो जाता है और कोई उस मसले के बारे में बात नहीं करता। लेकिन बाबर रिजवान की ओपनिंग पेयर डिबेटेबल है, अभी भी है। और अगर 70% लोग कह रहे हैं कि इनको तोड़ा ना जाए, तो 30% लोग अभी भी कह रहे हैं कि बाबर को नीचे आना चाहिए, वन डाउन होना चाहिए। अब बाबर को चाहिए कि वो एक किस्म का आपस में वोटिंग करवा ले, आपस में अपनी टीम मैनेजमेंट से पूछ ले। अभी पिछले दिनों वसीम अकरम की ट्वीट पढ़ रहा था, वसीम अकरम ने कहा कि जी मैंने कराची किंग्स में बाबर को कहा था कि वन डाउन आके बैटिंग कर ले, शर्जील ओपनिंग कर रहा है, आप वन डाउन आ जाओ। लेकिन बाबर ने कहा जी मैं अपनी ओपनिंग स्लॉट नहीं छोड़ूंगा। तो बाबर ओपनर बैट्समैन T20 में नहीं उस तरह से परफॉर्म कर पा रहा। कुछ मैचेस में अच्छा खेल रहा है, नो डाउट। और अब अगर आपको 10% मैचेस में सक्सेस मिल रही है, उसकी बेस पे अब 90% अपना जो रिजल्ट है, आपका फेलियर है, उसको कवर अप नहीं कर सकते। तो बाबर अगर वन डाउन आता है, उनकी एवरेज भी अच्छी है। और फ़खर जमान उसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हुए हैं बाबर के ऊपर आने की वजह से। और हमारे पास नेचुरल जो ओपनर्स हैं हमारे पास, जो हमारे सर्किट में शर्जील खान मौजूद हैं, फ़खर जमान मौजूद है, साइम अयूब मौजूद है, हमारे पास ओपनर साहबजादा फरहान अब मौजूद हैं, और जो भी अच्छे ओपनर्स परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन बाबर रिजवान की वहाँ पर जो मुस्तकिल मिजाजी है, क्योंकि मैंने देखा एशिया का जो फिंच है ऑस्ट्रेलिया के, वो ओपनर है, लेकिन कैमरन ग्रीन होने की वजह से डेविड वार्नर के साथ कैमरन ग्रीन को ओपनिंग करवाई है और वो 2 डाउन 3 डाउन आए हैं। और भी ओपनर्स को उन्होंने ट्राई किया, चेंज होते रहते हैं। रोहित शर्मा अपने जगह किसी और को दे देते हैं, KL राहुल के साथ ऋषभ पंत ने ओपनिंग की हुई है। तो मतलब ओपनिंग पोजीशन चेंज होती रहती है। जिस वार्म अप मैच की अगर बात करें, तो हमारा जो पहला वार्म अप मैच हुआ था उसमें शान मसूद ने ओपनिंग की थी हारिस के साथ, और वो बहुत एक शान मसूद ने किसके साथ की थी आई गेस, लेकिन जो भी था उसमें अच्छे स्ट्राइक रेट से खेला था, 60 स्कोर बना दिया था हमने पावर प्ले में। लेकिन जब से ये बाबर रिजवान खेल रहे हैं तो अपने हमारे ओपनिंग उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही। तो ये मसला है हमारे पास और टॉप ऑर्डर का। और जो एशिया कंडीशंस में हमारे जितना स्ट्रेंथ थी हमारा ये टॉप ऑर्डर मतलब ओपनर्स हमारे, और ऑस्ट्रेलिया कंडीशन में वही उतना हमारी वही जो बेसिक हमारी स्ट्रेंथ थी कि रिजवान और बाबर ऊपर से अच्छी बेस हमें फराम कर देंगे और मिडल ऑर्डर हमारा उसको लेके चलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिजवान और बाबर उस तरह से नहीं खेल पा रहे। मैं उनकी मतलब काबिलियत पे शक नहीं कर रहा, ना मैं कह रहा हूँ कि बाबर रिजवान बिल्कुल फ्लॉप हो गए हैं, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। लेकिन जब आप फेल होते हैं, आपकी स्ट्रेटजी काम नहीं करते, स्ट्रेटजी को जब चेंज करते हैं, आप उस बेसिक के साथ स्टिक नहीं कर जाते। तो अब वो बाबर रिजवान वहाँ पे नहीं चल रहे, तो बाबर को वन डाउन आना चाहिए ताकि मिडिल ऑर्डर को थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिल जाए और बाबर को थोड़ा टाइम मिल जाए एडजस्ट करने का। बाबर की वजह से रिजवान प्रेशर में आते हैं, रिजवान की वजह से बाबर प्रेशर में आते हैं। और जितना मर्जी आप कहेंगे जी बाबर रिजवान एक दूसरे के साथ बैटिंग करते हुए इंजॉय करते हैं और बड़ा अच्छा उनकी एक आपस में अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अगर आप 100 में से 10 मैचेस या 10 में से 2 मैचेस अपनी टीम को अपनी उस कह लो कि अच्छी परफॉर्मेंस जितवा रहे हैं, तो बाकी 8 मैचेस का क्या, बाकी 8 मैचेस में जितवाए ना हमें। तो ओपनिंग पेयर में हमारी डिबेट है और ओपनिंग पेयर हमारा एशिया कप में मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हुआ है। अभी आगे वाले मैचेस हैं, नेदरलैंड के साथ हमारा कल मैच है और बल्कि आज मैच है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो संडे को मैच है हमारा। और मैच हमारा होगा दोपहर में 12 बजे पर्थ में। बैक टू जिम्बाब्वे के मैच भी हमारा पर्थ में था और वहाँ पे हम हार गए थे। अनफॉर्चुनेटली हमें वो नहीं हारना चाहिए था, मैच काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग था। लेकिन हम बीइंग गुड क्रिकेट सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्रिकेट चैनल है तो हम बाइस्ड हुए बगैर जिम्बाब्वे ने अच्छी क्रिकेट खेली और पाकिस्तान को आउट पास कर दिया। हार्ट ब्रेकिंग था, लेकिन कोई नहीं, होता रहता है। इंग्लैंड आयरलैंड से हार सकती है तो हम जिम्बाब्वे से भी हार सकते हैं, इट्स लाइक नेवर माइंड। और मिडिल ऑर्डर की अगर बात करें तो शान मसूद ने अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन उस तरह मैच को फिनिश नहीं कर पाए। मतलब आप ये T20 में होता ही नहीं है कि जी एक एंड एंकर करे। मतलब मुझे नहीं लगता कि एंकर वाला जो रोल है, एंकर वाला जो वर्ड है पाकिस्तानी टीम ने दरियाफ्त किया है या ईजाद किया, वो एंकर करना है जी, एंकर करना। T20 में एंकर का कोई सेंस बनती नहीं है। 20 ओवर्स होते हैं, 120 गेंदें होती हैं, एंकर का टाइम नहीं होता। आपको ये होता है कि आओ 15-20 गेंदें खेलो, 40-45 स्कोर बनाओ और जाओ। अगर नहीं खेल पा रहा है तो मतलब एंकर वाला रोल तो वनडे में हो सकता है, T20 टेस्ट में हो सकता है, लेकिन T20 में एंकर का रोल पाकिस्तान ही कहता है जी। अगर रिजवान एंकर करेंगे, रिजवान ही एंकर करें तो बाबर एंकर करेंगे, रिजवान तेज खेलेगा, फिर शान मसूद हम एंकर करेंगे। तो शान मसूद एंकर किया पहले मैच में इंडिया के खिलाफ, अब भी उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली लेकिन मैच को फिनिश नहीं कर पाए। इफ्तिखार अनफॉर्चुनेट आउट हो गए। उसके बाद हमारे पास हैदर अली हैं, मुसलसल मौके मिल रहे हैं उन्हें, मुसलसल पैक कर रही है मैनेजमेंट उन्हें, लेकिन मुसलसल ही आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं। और शायद ही कोई एक आधी इनिंग्स उनकी होगी पिछले 10 इनिंग्स में जिसमें वो अच्छा परफॉर्म किया होगा ना, लेकिन ओवरऑल वो फेल हो रहे हैं। आसफ 150 छक्के मारते होंगे नेट्स में, लेकिन हमारे पास उन्होंने शायद ही कोई 2 छक्के मारे हैं, और वो 2 छक्के भी कोई ख़ास मतलब हमारी विनिंग में और हम जहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी कि वहाँ पे आके आसफ परफॉर्म करे, आसफ ने वहाँ पे परफॉर्म नहीं किया। तो आसफ, हैदर अली और इफ्तिखार तो चलो कह लो कि पिछले मैच में अच्छा खेले, इस मैच में फेल हो गए, लेकिन ओवरऑल बॉलिंग की वजह से हमें एक बॉलिंग ऑलराउंडर हमें मिला हुआ है, मिडल ऑर्डर में हमें स्ट्रेंथ मिल जाती है। तो इफ्तिखार को मैं इस
से निकाल देता हूँ। शान मसूद को तो सब बेहतर खेल करना पड़ेगा। और हम बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं नवाज़ और शादाब पर। नवाज़ और शादाब हमारे बॉलिंग ऑलराउंडर हैं और हम यही कह सकते हैं कि वो कभी कभार आके हमें मैच जितवा देंगे और मैच फंसा हुआ निकाल देंगे, लेकिन हर दफ़ा आप उन पर डिपेंड करेंगे जी ये 30-35 स्कोर करें, नहीं होगा ऐसे। तो नवाज़ और शादाब वो रोल प्ले नहीं कर सकते जो ऊपर वाले आपके स्पेशलाइज्ड बैट्समैन ने परफॉर्म करना है। बाबर, रिजवान, शान मसूद, इफ्तिखार, आसिफ, हैदर, ये जो मेन इन्होंने रोल प्ले करना है। आप शादाब और नवाज़ को हर मैच में ऊपर नहीं भेज सकते कि जी आके मैच निकाल लें, हमने मैच फंसा दिया, मैच निकाल लें। तो बाबर, रिजवान बॉलिंग ऑलराउंडर, आपके पास नवाज़ और शादाब बॉलिंग ऑलराउंडर हैं और वो बॉलिंग से ही मैच जितवाते हैं और बहुत अच्छी बॉलिंग की है पिछले मैच में शादाब ने भी। और नवाज़ को अनफॉर्चुनेटली पता नहीं आपने क्यों बॉलिंग नहीं दी, आपको उसको बॉलिंग देना चाहिए था कि एतमाद बहाल होता उनका, लेकिन वसीम जूनियर था, चले ज़रूरत नहीं पड़ी और इतना कोई टारगेट नहीं था 130 का, लेकिन शुरू में हमने बहुत ज़्यादा रन लीक किए। शाहीन शाह अफरीदी मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है और उनकी इंजरी को लेकर काफ़ी कंसर्न्स हैं जी, कम बैक करवा रहे हैं जी, क्यों खिला रहे हैं, अगर इंजरी मुकम्मल तौर पे फिट नहीं है तो क्यों भेजा गया, आखिरी बॉल पे उन्हें सिंगल ट्रिपल चाहिए था तो उन्हें क्यों भेजा गया, वहाँ पे कोई और खिलाड़ी भेज देते जो कम से कम डबल तो कंप्लीट कर लेता, क्योंकि दूसरा रन भागते हुए शाहीन अफरीदी वहाँ पे थोड़ा सा डगमगाए थे और मुकम्मल तौर पे फिट हुए हैं कि नहीं हुए। लेकिन जाहिर सी बात है डॉक्टर्स ने उन्हें ग्रीन सिग्नल दिया है तभी वो टीम में शामिल हुए हैं, मतलब कोई दुश्मनी तो नहीं करेगा शाहीन अफरीदी से, या खुद उन्हें अगर लगा होगा मैं ठीक हूँ तो तभी वो टीम मैच में खेल रहे हैं। तो शाहीन को मैच प्रैक्टिस चाहिए, मतलब शाहीन को हम ब्लेम नहीं कर सकते कि शाहीन जी आउट ऑफ टच जा रहे हैं, लेकिन मैच प्रैक्टिस चाहिए। जितने मैचेस ज़्यादा खेलेंगे वो उतना वो अपनी पुरानी फॉर्म को वापस लेंगे। लेकिन रिस्क लिया हमने शाहीन को डाल के, सिर्फ एक नाम का इम्पैक्ट बन जाएगा, डर बन जाएगा शाहीन अफरीदी टीम में वापस आ गए, मैंने जो सारे प्लेयर्स को पता लग जाएगा। लेकिन ऐसे डर का क्या फ़ायदा कि वो कह लो कि आपकी बाकी हमारे बॉलिंग ऑप्शंस अच्छे थे यार, मतलब अगर हम शाहीन को ना भी T20 वर्ल्ड कप भी खिलाते तो हमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। मेन इशू हमारा मिडल ऑर्डर था और वही अभी भी है, और हमारा टॉप ऑर्डर नहीं इशू था ओपनर्स, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में आके अब हो गए हैं। हम अभी तक ऑस्ट्रेलिया में कोई T20 मैच नहीं जीते, अनफॉर्चुनेटली जिम्बाब्वे 3 मैच जीत गया, लेकिन हम ऑस्ट्रेलिया में अभी तक कोई T20 मैच नहीं जीते। पता नहीं क्यों नहीं जीते, हमें जीतने चाहिए थे, लेकिन हम जी टूर्नामेंट में ऐसे आए थे कि जी हम वर्ल्ड बेस्ट बॉलिंग अटैक हमारे पास है और यही था कि जी बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट बट बैट्समैन विन यू मैचेस। लेकिन हमारे बॉलर्स तो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बैट्समैन हमारे उस हिसाब से टारगेट नहीं दे पा रहे हैं, ना चेज़ कर पा रहे हैं। तो बॉल बैटिंग हमारी कह लो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है। और अगर आज वाले मैच में, नीदरलैंड वाले मैच में कहें कि जी पाकिस्तान जीत जाएगा, और पाकिस्तान को तीनों मैच अपने जीतने पड़ेंगे अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में होप है। होप भी इस तरह की अगर साउथ अफ्रीका हार जाए या इंडिया दोनों मैच अगले पे हार जाए, जिम्बाब्वे या बांग्लादेश वाला मैच हार जाए, इंडिया कल वाला मैच भी हार जाए, फिर जिम्बाब्वे और बांग्लादेश वाला मैच भी हार जाए, तब हमारा चांस है, क्योंकि हमारा रन रेट इतना कोई बुरा नहीं है, लेकिन पॉइंट्स नहीं है हमारे पास। तो इंडिया का भी इसी तरह रन रेट तो थोड़ा सा हमसे बेहतर है, लेकिन पॉइंट्स की बेस पे पहले फैसला होता है, उसके बाद रन रेट पे जाते हैं। तो इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों ही चांस हैं, तो उसके साथ जिम्बाब्वे भी तंग कर सकता है आगे, क्योंकि जिम्बाब्वे भी अपने मैच जीता हुआ है, पहला मैच साउथ अफ्रीका के साथ उसका पॉइंट मिल गया, कीमती पॉइंट मिला वहाँ पर। पाकिस्तान को जिस तरह हराया उन्होंने, अब बांग्लादेश को भी वो हरा सकते हैं। और उसके बाद इंडिया का खिलाफ उनका एक मैच रह गया है, तो इंडिया और आपके पास मतलब नीदरलैंड वाला मैच जिम्बाब्वे जीत सकता है, मतलब कोई मुश्किल नहीं होगा मेरे ख्याल में, जिस तरह का जिम्बाब्वे यूनिट बन गई है। लेकिन इंडिया वाला मैच अगर जिम्बाब्वे हरा देता है तो जिम्बाब्वे का और पाकिस्तान का टाई हो जाएगा, और साउथ अफ्रीका तो अभी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो गई है पाकिस्तान के लिए, बाकी सारी टीमों के लिए। मतलब मैं ये नहीं कहता कि इंडिया भी मतलब सेफ़ है, सेफ़ कोई भी टीम नहीं है। तो अब पाकिस्तान को तीनों मैच जीतने पड़ेंगे और अच्छे रन रेट से जीतने पड़ेंगे, और उसके बाद जो भी होगा किस्मत का फैसला या कुदरत का निज़ाम, जिस तरह से क्लाइन भाई कहते हैं। तो हर चीज़ आप कुदरत के निज़ाम पर डाल सकते हैं। हमारी बॉलिंग नहीं परफॉर्म, हमारी बैटिंग नहीं का साथ दे रही है और आपके बैट्समैन नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, आप उन्हें मुसलसल बैक कर रहे हैं, और आप हर चीज़ और हर हार को कुदरत का निज़ाम समझ के टाल दें, ऐसा नहीं होता। आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, आप कोई मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे कि कोई नहीं हो जाएगा, अगली दफ़ा रिकवर कर लेगा, मूव कर, अगली दफ़ा हो जाएगा, अगली दफ़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो बहुत बुरा हुआ, एक एम्बैरसिंग हमारे लिए हार थी जिम्बाब्वे वाली, लेकिन कोई नहीं, बैक कर रहे हैं इंशाल्लाह। हम उम्मीद करते हैं कि मैं मतलब टूर्नामेंट शुरू से पहले मैं रिजवान को एज अ प्लेयर ऑफ द मतलब टूर्नामेंट देख रहा था कि बैट्समैन सबसे ज़्यादा रन स्कोर करेंगे, लेकिन रिजवान भी वहाँ पे कुछ ऑस्ट्रेलिया में की कंडीशंस में मतलब उस तरह का बाउंस पिचेस में आए या रिजवान उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पाए, और 130-135 वाले बॉलर से ही मतलब आप परेशान हो गए हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आके। तो आपकी टेक्निक काफ़ी कमज़ोर है। अगर इसके मुकाबले में शान मसूद को देखें तो शान मसूद इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है, और शान मसूद को मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई मुश्किल पेश आ रही है ऑस्ट्रेलिया में, जिस तरह अपने पहली मैच में इनिंग्स खेली, दूसरे मैच में भी। तो शान मसूद एक प्रॉमिसिंग इनिंग्स खेल रहे हैं और शान मसूद ज़्यादा सेंसिबल लगे हैं। पूरी
टीम में से। इफ्तिखार ने अच्छी इनिंग्स खेली वहाँ पर एक्सपीरियंस की बेस पर। इफ्तिखार ने पहली जो 50 स्कोर की थी वो भी अपनी ऑस्ट्रेलिया में स्कोर की थी, तो इफ्तिखार को आइडिया है ऑस्ट्रेलिया कंडीशंस का, तो इफ्तिखार से मसला नहीं है। लेकिन बाकी जितने भी बैट्समैन हमारे हैं, बाबर हो गया, रिजवान हो गया, और उसके अलावा हैदर आउट फॉर्म नहीं कर रहे, और अगर भी परफॉर्म नहीं किया तो अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है वो ड्रॉप हो जाएंगे टीम से, और आसफ भी ड्रॉप हो जाएंगे। बॉलिंग की अगर बात करें तो बॉलिंग में हमारे बॉलर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी सिर्फ कमज़ोर कड़ी हैं, लेकिन शाहीन को हम खिलाएंगे क्योंकि मैच प्रैक्टिस है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो किसी मैच में मतलब क्लिक कर जाएंगे, और जिस मैच में क्लिक कर गए उसमें मैच जितवा सकते हैं। शाहीन की डेथ बॉलिंग वीक है और उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास डेथ बॉलिंग ऑप्शंस में हारिस रऊफ, नसीम शाह, वसीम जूनियर अच्छे मौजूद हैं। हम शाहीन के ओवर ऊपर करवा के पूरे कर सकते हैं। हारिस और नवाज़ और शदाब हमारे पास अच्छे स्पिनर मौजूद हैं, लेकिन हमारी बैटिंग नहीं है बिल्कुल भी। मतलब बाबर रिजवान थे, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया कंडीशंस में बाबर रिजवान पे हम डिपेंड नहीं कर सकते। दोनों मैचेस में वो कोई ख़ास मतलब अपना क्लास शो नहीं की। मैं दिल से दुआ करता हूँ कि जी बाबर रिजवान बाउंस बैक करें, अच्छा परफॉर्म करें और वापस आएँ और टीम को जितवाएं। और पाकिस्तान अगर तीनों मैच अगर जीत जाती है तो पाकिस्तान का कुछ चांस है, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि इंडिया और साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे किस तरह का परफॉर्म करते हैं। तो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो एंड दैट्स इट फ्रॉम द रिव्यू ऑफ द पाकिस्तान। सारा मतलब पाकिस्तान का सारा जो भी सेटअप है, और अगर पाकिस्तान आगे पहुँच जाता तो बहुत अच्छी बात है, सेमीफाइनल तक जाने में कामयाब हो जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं बस सेमीफाइनल तक जाए कम से कम क्या फाइनल तक की जाए, जीत के आए वापस, लेकिन पता होता है अपनी टीम का। तो अगर सेमीफाइनल तक जाए लाजमी, और उसके बाद फिर बाकी भी मतलब क्या अच्छा परफॉर्म करे। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ये मैच हार जाता है या कोई भी आगे हार जाता है या पाकिस्तान का उम्मीद नहीं बनती, तो पाकिस्तान की मैनेजमेंट में, पाकिस्तान की मिडल ऑर्डर में काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस आने की तवक्को है, क्योंकि फिर आगे वाला वर्ल्ड कप काफ़ी दूर है, 2024 में मेरे ख्याल में है। तो T20 स्क्वाड में कुछ नए नाम आएंगे और उनको फिर ग्रूमिंग पे काम किया जाएगा और उन पर इन्वेस्ट किया जाएगा। लेकिन ये जो मुसलसल खिलाड़ी हमारे 1.5-2 साल से साथ चल रहे हैं, इनको मज़ीद मौके अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलेंगे। तो लास्ट चांस है हैदर के पास, आसफ के पास, और वो परफॉर्म करें और टीम में अपनी जगह पक्की करें। और फ़खर ज़मान को हो सकता है कि शायद खिलाए नीदरलैंड वाले मैच में, क्योंकि काफ़ी रेस्ट मिल गई और मेरे ख्याल में अगर अच्छा रिकवर कर गए हैं तो फ़खर ज़मान को 1 डाउन आना चाहिए और शान मसूद वही आ सकते हैं हमारे मिडल ऑर्डर में। आसफ और हैदर मुकम्मल तौर पर ड्रॉप हो सकते हैं अगर फ़खर ज़मान आ जाते हैं, तो हैदर और आसफ ड्रॉप होंगे। इफ्तिखार खेलेंगे, शान मसूद चौथे नंबर बैटिंग करेंगे, इफ्तिखार आ जाएंगे, उसके साथ में शदाब और नवाज़ आ जाएगा। एंड बॉलिंग में हम 4 पेसर के साथ ही जाएंगे, जिसमें हमारे वसीम जूनियर, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, और 2 स्पिनर्स हमारे पास होंगे। तीसरा स्पिनर इफ्तिखार की फॉर्म में मौजूद है। तो मेरे ख्याल में आगे वाले मैचेस में हमारा यही बैटिंग ऑर्डर रहेगा। खुशदिल शाह की वापसी नहीं हो सकती, मुश्किल है। और उसके अलावा हमारे पास अगर हम बात करें आसफ की या फिर हैदर की, तो अगर फ़खर ज़मान फिट हो जाते हैं और फिट टू प्ले हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में हैदर को उनकी कुर्बानी देना पड़ेगी, क्योंकि आसफ की जगह ऑलरेडी वसीम जूनियर कुर्बानी दे चुके हैं। तो अब जो बाकी हमारे अब इनको अगर हम इस टीम में देखें तो हमारे पास बाबर रिजवान ओपनर है, फ़खर भी ओपनर है, शान मसूद भी ओपनर है। हम 4 ओपनर्स को अपने हिसाब से खिला रहे हैं, और ये हुआ किस वजह से है? बाबर और रिजवान की ओपनिंग स्लॉट पे कब्ज़ा करने की वजह से। और वो कब्ज़ा करके मैं ये नहीं कह रहा नुकसान किया टीम का, मतलब वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और लेकिन कुछ मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया। ओवरऑल मतलब सक्सेस रेट 90% नहीं है उनका, और उस वजह से अब फ़खर ज़मान और अगर आप शान मसूद को, जो कि नेचुरल ओपनर्स हैं, उनको आप ऊपर भेजें, और बाबर रिजवान अगर नीचे आ जाए तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर रहेगा टीम के लिए और मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि फ़खर ज़मान और शान मसूद ओपनिंग पे आके उस तरह से स्ट्राइक रेट खेल पाते हैं और पावर प्ले की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनसे फ़ायदा उठा पाते हैं, और ओपनर 5-6 ओवर में आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। तो बस यही था, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के मैच जीते इंशाल्लाह। फिर पोस्ट मैच एनालिसिस भी करेंगे, और दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो एंड आई होप कि पाकिस्तान विंस और कम बैक स्ट्रॉन्गर। एंड अपना ख्याल रखिएगा जी, और कल मिलते हैं मैच के बाद। और थैंक यू सुनने के लिए रिव्यू को, और फीडबैक अपना कमेंट्स में दे दीजिएगा, आपको क्या लगता है कौन सी वीकनेस है पाकिस्तान की। एंड दैट्स इट, फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।